हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 2D से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस किए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का कमी है और कुछ रीज़न है जिसके कारण ना मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि लास्ट मोमेंट पे जो भी इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं और जो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी होगा पिछले क्लास का, तो इसीलिए ना मैं 3D के कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको डिस्कस करने का। पर लास्ट मोमेंट पे कुछ नया मत सीखिए, अगर जो आपको आता है आप उसी को कंटिन्यू करिए। और जो भी है दो ग्रुप, खास करके जो ए और बी है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इनका जो क्वेश्चंस है, जो बेसिक्स हैं, उनको अच्छे से देख लीजिए, ताकि अगर आपका 2D से और 3D से अगर 5-5 10-10 क्वेश्चन भी अगर टच हो जाता है तो बहुत आसानी हो जाएगा। फिर नया कुछ मत सीखिए अभी के टाइम पे। ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके बेसिक्स हैं, 12th से रिलेटेड भी हैं बहुत सारे, और बहुत आगे तक भी गया है ये ग्रेजुएशन में। पर जो बेसिक्स हैं उससे 4-5 क्वेश्चन इजीली हो जाने चाहिए। ठीक है। तो 226 से हमारा 3D स्टार्ट होता है, तो हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी होगा पॉसिबल मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना। तो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो ये बहुत फेमस हुआ करता था कि अगर मिडिल पॉइंट चाहिए तो सभी के कोऑर्डिनेट्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली जोड़ के और उसमें 2 से डिवाइड कर देना होता था। तो 226 क्या हो गया, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। ठीक उसी तरह से 227 में है कि अगर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो क्या आंसर होगा। तो देखिए वहां पे होता था कि अगर एल इज इक्वल टू हो जाए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एल एम एन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता था। तो वही है डायरेक्शन कोसाइन हमारा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो 27 का हो गया ऑप्शन सी सही। ठीक उसी तरह से है 228। तो 28 में कहता है कि अगर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर, तो अगर दो पॉइंट से होके कोई लाइन गुजरता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अगर डायरेक्शन को साइन पूछता ना तो फिर अलग होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आप इसको x1 माइनस एक्स टू भी कर सकते हैं। y1 अगर आप किसी में से किसी को घटाइए, अब जैसे x2 में से x1 को घटा रहा है तो y2 में से y1 को, z2 में से z1 को घटाइए। आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, x1 माइनस एक्स टू, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। पर ऐसा नहीं कर देना है कि x1 में से x2 घटाए अगले बार y2 में से y1 घटाए, तब वो दिक्कत हो जाएगी। किसी भी एक तरफ से आप घटाइएगा, आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछता तो रूट अंडर x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर से गुना भाग देना पड़ता डिनोमिनेटर में। तो उससे क्या होता कि वो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाता। ठीक है। अब है 29, कहता है कि एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो ये तो बहुत आसान है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। अगर यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन न दे के डायरेक्शन रेशियो दे देता तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 होता, और रूट अंडर सिग्मा A1 स्क्वायर लिखते हैं, मतलब A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, सॉरी B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यानी कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो आपको ना, जैसे मैंने बार बार कहा है कि आप मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही अपने तैयारी करिए, आपके सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे इसने एंगल पूछ दिया तो एंगल का जो दो फॉर्मूला होता होगा, एक डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, एक डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, तो वो सारे हम देख लेंगे। ठीक उसी तरह से कहता है 230 कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सबसे पहले आप किसी में से किसी एक को घटा लीजिए। तो मान लीजिए कि आप अगर यहाँ से 4 माइनस माइनस टू तो 6 हो गया, फिर उसके बाद 3 माइनस वन 2 हो गया, और -5 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, 6 बाई रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर देना है। तो 36 प्लस 4 प्लस 9
तो 49, तो इसका 7 हो जाएगा। तो 6/7, 2/7, 3/7, 6/7, 2/7, 3/7, ये आपका हो जाएगा। अब उसी तरह से है इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में एक्स तो होगा नहीं, यानी कि वाई जेड प्लेन में वाई होगा, जेड होगा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा वहां पे? 0। तो लॉजिक से याद कर लीजिए, वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होता है तो उसका इक्वेशन हो गया एक्स इज इक्वल टू 0। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 232। 232 में कहता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा याद करिए, वहां पे होता था डायरेक्शन कोसाइन से गुना होता था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड दिस इज इक्वल टू पी। और पी क्या होता था? उस प्लेन का ओरिजिन से दूरी होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिएगा, तो एल एक्स प्लस एम वाई अगर यहाँ पे रहता, फिर एन जेड रहता, इज इक्वल टू पी रहता, तो हम इसको कहते कि ये नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में नन ऑफ दीज हो गया, लेकिन आप उसको याद कर लीजिएगा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। अब कहता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स द लाइन इंटरसेप्ट एक्स ए बी सी ऑन एक्सिसेस, यानी कि एक्सिस पे ए बी सी अगर है तो ये तो फेमस है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 34 में है द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट। तो वही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री, एक डिग्री का जनरल इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। तो बताइए, आपको तो पता ही होना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन को, ठीक है। वही 2 डिग्री में 2 वेरिएबल में रहता तो स्ट्रेट लाइन को। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब देखिए, आपने अभी अभी हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा ऊपर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आप खुद सोचिए कि अगर ये प्लेन 0 0 से जाता होगा तो एक्स वाई और जेड को जब 0 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे ही एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0 और जेड की जगह पे 0 पुट करिएगा ना, तो डी का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो प्लेन जो ओरिजिन से होके जाता है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 35, 235 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 236 है, कहता है कि द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी जेड जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0 एज पैरेलल। तो पैरेलल कब होंगे? जब उनका, जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए बी सी जो है ये क्या है? इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो होता है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर दो प्लेन अगर आपस में, मान लीजिए कि दो प्लेन है और दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। तो दो लाइन के पैरेलल का कंसेप्ट क्या होता है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ए अपॉन ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी डैश, ए अपॉन ए डैश, बी अपॉन बी डैश और सी अपॉन सी डैश, तीनों बराबर होने चाहिए, तभी वो पैरेलल होगा। और अगर वही परपेंडिकुलर हो जाए, जो कि अगले क्वेश्चन में है, सेम प्लेन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। कहता है परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होने के केस में थीटा हो जाता है, थीटा हो जाता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए, सब मेन चीज है ना कि आप बेसिक जरूर याद करिए। तो कॉस थीटा क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आपका कॉस थीटा क्या हो गया 90, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और वही अगर LMN के ना को छोड़ दिया जाए, अगर ABC में दिया रहे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए डैश का स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। तो चूंकि cos 90 0 हो गया तो ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A1 A2 या फिर ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से है 238, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसको नॉर्मल फॉर्म में बदल देना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में मान लीजिए डी अब पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये इस पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि हमारा डी पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, लिख दिया कि माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड और इज इक्वल टू डी हो गया, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा?
जो डायरेक्शन रेशियो ABC है वो किस में बदल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन में। ठीक है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से जब इधर भी भाग देंगे तो ये जाके ये नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। असल में क्या होता है कि जो ये डी है यही जाके डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया, ये पी के फॉर्मेट में बदलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब जो रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, तो प्लस माइनस डी अपॉन दिस वन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है, हमें इसे डायरेक्शन कोसाइन में बदलना है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अप्रोप्रिएट आंसर के लिए यहाँ पे मॉडुलस लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है तो पी हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस लगा हुआ है वो डी के अकॉर्डिंग, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेने के लिए आप मॉडुलस लगा दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। 239 है कि द पॉइंट x1 y1 z1 एंड द ओरिजिन आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए प्लेन। अब देखिए प्लेन जो है वो दो साइड क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स उधर हैं कुछ पॉइंट्स इस प्लेन के इधर है, तो जो प्लेन पर होंगे वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ओरिजिन के तरफ अगर कोई भी दो पॉइंट अगर सेम साइड में है, तो जब आप उसका मान, जैसे मान लीजिए कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दो पॉइंट है, आप कहते हैं कि ये दोनों एक ही साइड है प्लेन के, यानी कि प्लेन ने जो पार्टीशन किया है उसके एक ही तरफ है, तो जब आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन में उस मान को पुट करिएगा ना तो वो सेम साइन आएगा, माने पॉजिटिव आया वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब प्लेन पे है। तो अगर अपोजिट साइन आ रहा है, जैसे मैंने एक पॉइंट रखा और उसका वैल्यू आ गया +5 और दूसरा पॉइंट रखा उसका वैल्यू आ गया -5 या -10, तो इसका मतलब है कि वो दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में है, एक प्लेन के इस तरफ है एक प्लेन के उस तरफ है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि ओरिजिन और ये पॉइंट अगर एक ही तरफ होंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन है प्लेन का, अगर इसके एक ही तरफ होंगे तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, और जब 0 0 पुट कर दीजिएगा तो सिर्फ डी ही ना बचेगा, तो कहता है कि इसका और डी का सेम साइन होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे सिंग लिखा हुआ है SIGN, यहाँ पे ना n कर दीजिए। ठीक है, मिसप्रिंट है, तो 239 का हो गया ए। उसी तरह से 240 कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव सच दैट, अब यहाँ पर इट्स डिस्टेंस की जगह पे अच्छा रहता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई प्लेन है और वो आपस में कट रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बढ़ते जाइएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होते जाएगा, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 241 है कि इन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 द कांस्टेंट ए बी सी आर कॉल्ड। तो देखिए ए बी सी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कॉन्स्टेंट्स, बैरोमीटर और पैरामीटर ये सब गलत है। ठीक है, ये कोई ढंग का क्वेश्चन भी नहीं हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, तो नन ऑफ दिस उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब है कि ये जो है रिड्यूस करना होता है, तो 242 जो है इसको आप छोड़ दीजिए, मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया और थोड़ा सा कैलकुलेटिव था या पता नहीं, मतलब क्लिक नहीं किया मुझे, तो मैं तो ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ ताकि आपका कम से कम 3D से कुछ क्वेश्चन तो करा पाऊँ। उसी तरह से अब है 244, तो 244 में जो है वो कहता है कि द प्लेन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2gh(x)y दिस इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर इफ। ठीक है, तो पहली बात है कि ये पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे कब, जब इनका लीनियर फैक्टर टूट जाए तब। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर टूटेगा तो ये प्लेन होगा, और ये प्लेन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, और प्लस डी सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चूंकि हमें अगर दो प्लेन को a2x प्लस b2y प्लस c2z और हम इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a1 a2,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b1 b2, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा c1 c2। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, असल में वो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, तो परपेंडिकुलर होने पर उसका मान क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसीलिए a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, ये स्पेशल कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से 245 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर रिप्रेजेंट, ठीक है, तो पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ प्लेन्स को। फिर उसके बाद है 246 इक्वेशन। देखिए ये असल में 245 क्या है ना कि होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री है। प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई और जेड का पावर जब आप ऐड कीजिएगा ना तो दो ही आएगा। तो पहला का भी डिग्री 2 है, दूसरे का भी, तीसरे का भी। वाई जेड में वाई और जेड का पावर 1 + 1 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इसीलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ प्लेन्स को, ठीक है। ठीक उसी तरह से है 246 इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x1 y1 z1 से गुजरे और एल एम एन उसका हो तो x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड1 बाई एन। तो यहाँ पे वही है, x माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम, जेड माइनस गामा बाई एन, और उसी को हम लोग एक आर कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो 246 है इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए सही हो गया। 247 में कहता है द लाइन x माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन इज पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, ये आपका प्लेन है और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। और जो प्लेन का इक्वेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें ए बी सी क्या होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ पर इसका है डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन का ये या डायरेक्शन रेशियो का ये। तो उस केस में दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि असल में प्लेन के पैरेलल है लाइन, पर इसका नॉर्मल तो उस पर परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू जीरो। तो 247 का हो गया सी। उसके बाद है 248 द कंडीशन दैट द लाइन एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन लाइज इन द प्लेन दिस एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, अगर कोई लाइन, फिर वही बात हो गई कि अगर लाइन उस प्लेन में लाई करता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात की एक तो इसका जो पॉइंट है, क्योंकि ये जो लाइन है वो किससे होकर गुजर रहा है, अल्फा बीटा गामा से। तो अल्फा बीटा गामा इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो ये कंडीशन निकल के आ गया, और दूसरा कि चूंकि वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो लाई करे या पैरेलल हो, सेम कंडीशन होगा, तो उस केस में नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर वही कंसेप्ट होगा क्या, ए इंटू एल प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो जहां पे भी ये दोनों कंडीशन होगा तभी वो उस प्लेन पे भी लाई करेगा, ठीक है, और पैरेलल भी होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, किसी में भी इक्वल टू दोनों नहीं दिया है जीरो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, नो। लेकिन कंडीशन क्या समझ में आया कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू तो जीरो होना ही चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, तभी तो वो उस प्लेन पे लाई करेगा। अब उसी के बाद कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। अब देखिए, स्क्यू लाइन्स उसको कहते हैं कि देखिए दो लाइन ऐसा हो जो एक दूसरे को काटता भी नहीं हो और पैरेलल भी नहीं हो, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में हो और दूसरा वाई जेड प्लेन में हो, क्योंकि सेम प्लेन में अगर दो लाइन खींचा जाए तो वो किसी ना किसी को काट देगा। लेकिन मान लीजिए कि ये किसी दूसरे प्लेन में है, ये किसी दूसरे प्लेन में है, तो ये इसके ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, ये इसके नीचे नीचे से, लेकिन कभी भी दोनों एक दूसरे को काटेगा भी नहीं और पैरेलल भी नहीं होगा। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विच इज राइट एंगल टू बोथ ऑफ देम। सही बात है, अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं पे भी निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से है 250 द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव सच दैट इट रिमेन्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब मान लीजिए कि एक पॉइंट से फिक्स दूरी पर 3 डायमेंशन में अगर आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो स्फीयर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से कहता है कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इन विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल एंड डज नॉट कंटेन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स रिप्रेजेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो स्फीयर को, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहना चाहिए, उसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए,
और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तभी वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से 252 है, कहता है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू अल्फा 0 0 0 बीटा 0 और 0 गामा 0 एंड ओरिजिन। तो 4 पॉइंट दिया हुआ है, आप कुछ मत कीजिए, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए स्फीयर का। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आप प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2h करके और प्लस एक कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और उसके बाद इस बारी बारी से इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको सब का जी एच एफ जो भी है उन सब का एक वैल्यू निकल के आ जाएगा सामने। तो जब आप निकालिएगा, ऐसे तो ये पहले रिटर्न होता था, लॉन्ग क्वेश्चन होता था कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि यही उसका इक्वेशन होगा या फाइंड करिए। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो उस केस में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 252 का ए। 253 है, ए स्फीयर of constant radius k passes through the origin and meet the axis at ABC, the centroid of the triangle ABC lies on the। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी कराया होगा तो आपको ये करवाया है। तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसी पर लाई करेगा, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जो है ये उसी पे लाई करेगा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर पे। अब उसके बाद क्या कहता है 254, सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय अ प्लेन इज अ सर्किल, ऑलवेज अ सर्किल। अगर किसी स्फीयर को कोई प्लेन काट देता है तो यहाँ पर जो बनेगा वो सर्किल होगा, ठीक है। तो ऑलवेज अ सर्किल। अब 255 कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज लेस देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड, ठीक है, कि तो उसको बोलते हैं स्मॉल सर्कल, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज लेस देन, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस से छोटा है, तो उसको कहते हैं स्मॉल सर्कल। और अगर सर्कल के का रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो 256 का हो गया ग्रेट सर्कल। और बड़ा हो जाए तो इसके लिए कोई नाम, ऑथेंटिक नाम मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे बिग सर्कल दिया हुआ है, पर ऐसा कोई नाम कहीं भी अच्छे ऑथर्स के बुक में कहीं ऐसा कुछ है नहीं। दो सर्कल का चर्चा होता है, स्मॉल सर्कल एंड ग्रेट सर्कल, ठीक है। इमेजिनरी सर्कल उसको कहते हैं जिसका रेडियस ही इमेजिनरी आ जाए, तो वो तो अलग चीज है, पर यहाँ पे बिग सर्कल जैसा कुछ है नहीं। तो 257, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन सही से पता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। 258 है, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर दो स्फीयर अगर आपस में कटेंगे तो क्या बनेगा, तो सर्किल बनेगा। दो स्फीयर किसी भी तरीके से अगर कट रहे हैं, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को ओवरलैप करेगा, तो यहीं पे जो है ना सर्किल बन जाएगा, किधर से भी काटे, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म होता है चारों तरफ से। उसी तरह से कहता है लाइन विच मीट्स द स्फीयर इन द टू कोइंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है। 259, तो टैंजेंट लाइन टू द स्फीयर। और जो टैंजेंट लाइन का अगर आप लोकस निकालेंगे तो वो टैंजेंट प्लेन हो जाएगा, जो कि अगला क्वेश्चन है। द लोकस ऑफ द टैंजेंट लाइन टू द स्फीयर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट प्लेन, क्योंकि 3 डायमेंशन में है ना। तो मान लीजिए कि ये स्फीयर है, इसमें आपने जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एक प्लेन हो जाएगा जो इस स्फीयर को टच कर रहा होगा, तो उसको टैंजेंट प्लेन कहते हैं। अब उसके बाद क्या है कि द टैंजेंट प्लेन टू ए स्फीयर एट एनी पॉइंट ऑन इट इज, तो जो टैंजेंट प्लेन जो होता है वो जब आप इससे परपेंडिकुलर करिएगा तो परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में वो नॉर्मल में, नॉर्मल कहें या परपेंडिकुलर कहें, दोनों केस सही हो जाएगा। 262 है, टू स्फीयर आर सेड टू बी कट ऑर्थोगोनली इफ, तो ऑर्थोगोनली का मतलब ही होता है कि वो राइट एंगल पर कटते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल। ठीक उसी तरह से है कि टू स्फीयर, यहाँ पे दो स्फीयर दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे बस को कांस्टेंट बदल गया, उसमें un है, इसमें u2 है, v1 है, v2 है, w1 है, w2 है, d1 और d2 है। तो इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, यानी कि उनके बीच का एंगल क्या होगा, तो बस उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 इंटू w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। अगर वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो यही आंसर होगा। 264 में क्या हो गया कि टू स्फीयर है जिनका रेडियस है r1 एंड r2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल, यानी कि अगर दो स्फीयर कट रहे हैं तो इनके बीच में जो सर्कल बन रहा है तो उनका रेडियस क्या होगा, तो उनका रेडियस होता है r1 इंटू r2 बाई रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक उसी तरह से 265 है कि इफ 2 पॉइंट्स p एंड q आर कंजुगेट, ठीक है, with respect to the sphere S and the sphere on PQ as a diameter cuts S, तो ऑर्थोगोनली,
ठीक है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू कंजुगेट टू ईच अदर है, एक दूसरे के अपोजिट में कंजुगेट पॉइंट्स हैं। और कहता है कि द स्फीयर ऑन पी क्यू इज ए डायमीटर, तो उसको डायमीटर है तो वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू द टू स्फीयर आर इक्वल इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन। ये डेफिनेशन ही है रेडिकल प्लेन का, जिसका पावर सेम ही रहता है उसको कहते हैं रेडिकल प्लेन। अब पावर ऑफ द पॉइंट निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ये वो पावर की बात हो रही है, दूसरे किसी पावर की बात नहीं हो रही है। अब कहता है कि द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर इज परपेंडिकुलर, द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर इज परपेंडिकुलर। द रेडिकल प्लेन ऑफ थ्री स्फीयर टेकन इन अ पेयर पासेस थ्रू, तो passes through a line and this line is called radical axis। ये याद रखिएगा, रेडिकल एक्सिस किसको कहते हैं, तीन स्फीयर ले लिए, ठीक है, और तीनों के जो प्लेन है वो जहां से गुजरेंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक लाइन होगा जिसको हम लोग कहते हैं रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और चार रहता है तो फिर वहां पे रेडिकल प्लेन भी बनता है। तो ये अब कहता है एवरी पेयर ऑफ द स्फीयर ऑफ द सिस्टम हैज द सेम रेडिकल प्लेन, ठीक है। अब सेम रेडिकल प्लेन हो जाए तो उसको बोलते हैं कोएक्सल, कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स बोलते हैं, ठीक है। और 270 है द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सल सिस्टम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो चूंकि इसमें x वाला है कोफिशिएंट सिर्फ और वाई जेड वाला नहीं है तो प्लस माइनस रूट डी, अगर वाई वाला देता तो यही बी ऑप्शन बी हो जाता, अगर जेड वाला सिर्फ देता एक्स वाई एब्सेंट रहता तो सी हो जाता। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा लॉजिकली पकड़ लीजिएगा। 271 कहता है कि सरफेस जनरेटेड बाय द वेरिएबल लाइन विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व इज कॉल्ड कोन। कोन का डेफिनेशन यही होता है, जब आप कोन का डेफिनेशन पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में तो यही डेफिनेशन ही दिया जाता है। 272 है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए एक तो वो पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है थ्रू दी ओरिजिन कब, जब उसका आप इंटरसेक्शन निकाल सॉरी फैक्टर निकाल लेते हैं तब, और नहीं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कोन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक होमोजीनियस होगा तो वो कोन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो देख लीजिएगा इसको 273 है द इक्वेशन बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें y और z आपको दिख रहे हैं पर x नहीं दिख रहा है, तो ये प्लेन किसके पैरेलल होगा, जैसे तो द इक्वेशन बी वाई रिप्रेजेंट अ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक उसी तरह से ए एक्स और सी जेड, एक्स और जेड दिख रहा है तो किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई के पैरेलल हो जाएगा। ठीक 275 है ए एक्स प्लस बी वाई, तो एक्स और वाई दिख रहा है जेड नहीं दिख रहा है तो पैरेलल टू जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ प्लेन। ये कैसा प्लेन है, तो इसमें डी कांस्टेंट है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था। तो कांस्टेंट है मतलब 0 0 0 से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये एक ऐसा प्लेन है जो ओरिजिन से होके पास करता है, ठीक। तो ठीक उसी तरह से 277 है द इक्वेशन सी जेड प्लस डी रिप्रेजेंट, तो अगर आप इसको लिखिएगा तो जेड इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। डी का मान दिया हुआ है तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 278 है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई, यानी वाई और जेड यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा द इक्वेशन, तो ये पैरेलल टू वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 279 है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस डी बाई बी हो जाएगा, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। 280 क्या कहता है, 280 कहता है कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 एंड d इज फाइनाइट देन प्लेन इज एट। तो अब देखिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 कहता है एंड d इज फाइनाइट कहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देते हैं, शुरू में ही हमने डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीनों का तीनों जीरो यानी कि डी बाई जीरो, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, एन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा। फाइनाइट डिस्टेंस पे तो होगा नहीं, तो वो किस पे हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि ए बी सी तीनों का तीनों जीरो है, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा ए। उसी तरह से 281 है कि एवरी इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, तो जरूरी नहीं है कि मे और मे नॉट रिप्रेजेंट ए कोन, हो सकता है कि वो पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करे या फिर कोन को रिप्रेजेंट करे। तो 282 है और कि एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट अ कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ठीक है। और नहीं तो अगर उसका फैक्टर निकलेगा तो फिर वो पेयर ऑफ प्लेन्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। 283 कहता है द डायरेक्शन को साइन
ऑफ द जनरेटर ऑफ द कोन, यानी कि एक कोन का इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है कि उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो इसका आंसर होगा कि सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। इसका आंसर होगा कि सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोन, पूरा लिख लीजिए इसको ताकि याद भी रहेगा, हुज सेटिस्फाइज द वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर हो जिसका वर्टेक्स, ये उसी का जनरेटर जो है कि ये जनरेटर क्या करेगा, वैसे कोन को बनाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।